के राजनीतिक दस्तावेज के चौथे खंड में हम उनके जेल में राजनीतिक संघर्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत पिछले एपिसोड में हमने जाना कि उनके केस की सुनवाई के लिए जो विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, उसके उपलक्ष्य में भगत सिंह ने गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा था, जिसमें वे कई प्रमुख बातों को फोकस करते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख बात तो ये थी भूख हड़ताल की, क्योंकि जेल के भीतर जो सबसे अहम संघर्ष उनका था वे राजनीतिक बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर था, जिसके चलते उन्होंने भूख हड़ताल अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर 116 दिन की भूख हड़ताल करी थी, जो ब्रिटिश सरकार के गले की हड्डी बन गई थी। और इसके चलते ब्रिटिश हुकूमत को पूरी दुनिया में घोर निंदा का सामना करना पड़ रहा था, जिससे ब्रिटिश हुकूमत तिलमिला गई थी और जल्द से जल्द वे भगत सिंह के केस का निपटारा करना चाहती थी। उसी के चलते भगत सिंह ने एक पत्र गवर्नर जनरल को लिखा था। उसमें दूसरी अहम बात के ऊपर जो वो फोकस करते हैं वो ये कि सरकार के ऊपर वे आक्षेप करते हैं कि किस प्रकार सरकार उनके चरित्र का हनन कर रही है, आम जनता में गलत गलत चीजें या बयान देकर उनके चरित्र को लेकर क्रांतिकारियों के उन्हें आतंकवादी घोषित करने की कवायद की जा रही है। तब भगत सिंह, क्योंकि बाहर से उनका कोई संपर्क नहीं था आम जन से, भगत सिंह ने अदालत में हो रही कार्रवाई को अपनी बात जनता तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके चलते अदालती कार्रवाइयों को सुनकर जेल के बाहर एक मजबूत जन आंदोलन तैयार हुआ, जिससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई और इस विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना का उन्होंने गठन किया, जिससे कि केस को जल्दी रफा दफा किया जा सके। तो अब हम उससे अगला पत्र आज लेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। आज के पत्र का विषय है विशेष ट्रिब्यूनल के पुनर्गठन पर, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि उन्हें जब हैंडकफ किया जाता है तो वो मना करते हैं और विरोध करते हैं इस बात का। तब अदालत में उन्हें लाठियों और जूतों से पीटा जाता है और भारतीयों को गाली भी दी जाती है। तो तब उनके साथी जो हैं वे अदालत में आने से मना कर देते हैं। यदि आप पहले के एपिसोड्स आपको याद हैं तो भगत सिंह जो हैं वे इस बात को भी लिखते हैं कि अदालत का हमने बॉयकॉट नहीं किया है, ये दुष्प्रचार ना किया जाए कि हमने बॉयकॉट किया है, बल्कि सरकार ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं कि हमें मजबूर किया गया है कि हम स्वयं ही अदालत का बहिष्कार कर दें। तो अब विशेष ट्रिब्यूनल के गठन पर, पुनर्गठन पर वे क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। 1 मई 1930 को अध्यादेश द्वारा स्थापित विशेष ट्रिब्यूनल के सदस्य थे जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम अध्यक्ष, जस्टिस आगा हैदर व जस्टिस जी.सी. हिल्टन। 5 मई को कार्यवाही शुरू हुई। पुंछ हाउस को अदालत बनाया गया। क्रांतिकारी युवक अदालत में क्रांतिकारी गीत गाते और क्रांतिकारी नारे लगाते आते। भगत सिंह ने मांग की कि उन्हें 15 दिन का समय दिया जाए ताकि वे ट्रिब्यूनल के गैर कानूनी होने संबंधी तर्क पेश कर सकें, लेकिन यह मांग मानी नहीं गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार खुद भी जानती थी कि वह गलत कर रही है। 24 क्रांतिकारियों के नाम मुकदमे के लिए दिए गए, जिनमें से 16 पर मुकदमा चलाया गया। बाद में बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केस वापस ले लिया गया। जिन पर मुकदमा शुरू किया गया वे थे सुखदेव, भगत सिंह, किशोरी लाल, देशराज, प्रेमदत्त, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, महावीर सिंह, यतीन्द्र नाथ दास, अजय कुमार घोष, यतीन्द्र सान्याल, विजय कुमार सिन्हा, शिवराम, राजगुरु, कुंदन लाल व कमलनाथ तिवारी। भगत सिंह और उनके साथियों ने वकील करने से इनकार कर दिया। 12 मई 1930 को भगत सिंह और उनके साथियों को हथकड़ियों में अदालत में लाया गया। हथकड़ियां न खोलने के विरोध में उन्होंने बस से उतरने से इनकार कर दिया। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने उन्हें जबरदस्ती उतारने का आदेश दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने अदालत का बॉयकॉट कर दिया। यद्यपि उन लोगों की हथकड़ियां दोपहर के खाने के लिए खोली गईं, लेकिन खाने के बाद फिर लगाने का आदेश दिया गया, जिसका भगत सिंह और उसके साथियों ने विरोध किया। अध्यक्ष ने भारतीयों को गाली देते हुए भगत सिंह को लाठियों से पीटने का आदेश दिया।
अदालत के अंदर जो अध्यक्ष हैं, जो फैसला सुनाने वाले हैं, वही भारतीयों को गाली दे रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस मंशा से इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, और सरकार के लिए न्याय जैसी कोई बात नहीं थी। अदालत में क्रांतिकारियों, खासकर भगत सिंह को संवाददाताओं और जनता के सामने लाठियों और जूतों से मारा गया। यही भगत सिंह चाहते थे कि सरकार का जो असली चेहरा है वह जनता के सामने उजागर हो, और काल्पनिक अहिंसा का जो आदर्श है उससे बाहर आके एक मजबूत जन आंदोलन में जनता का गुस्सा तब्दील किया जा सके, और वे इस मकसद में कामयाब भी हुए। भगत सिंह ने भारतीयों को गाली देने पर आपत्ति करते हुए जस्टिस आगा हैदर से भारतीय होने संबंधी प्रश्न किया और पूछा कि ऐसी मानसिक स्थिति वाले जज न्याय कैसे करेंगे। जस्टिस आगा हैदर ने उस दिन की कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो इससे उनके एक जुझारू नवयुवक की छवि भी पता चलती है कि वे दूसरों में आत्मसम्मान जगाने में भी कामयाब रहे। इस घटना की दुनिया भर में चर्चा हुई। सारे भारत में भगत सिंह दिवस मनाया गया, लेकिन हम शायद इस चीज को नहीं जानते, जिसके फलस्वरूप जस्टिस कोल्डस्ट्रीम को लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा और 21 जून को ट्रिब्यूनल नए सिरे से गठित किया गया। अब जस्टिस जी.सी. हिल्टन को अध्यक्ष व जस्टिस जे.के. टैप और जस्टिस अब्दुल कादिर को सदस्य बनाया गया। इस पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित पत्र में अपने विचार प्रकट किए। तो इसमें ये तो है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें कभी बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया, कभी किसी ने पढ़ाया नहीं कि देश की आजादी में लड़ते वक्त भगत सिंह के साथ जो अत्याचार हुए उसके ऊपर जो जन आंदोलन का आक्रोश था, उसने भगत सिंह दिवस भी मनाया। क्योंकि भगत सिंह को लेकर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज्यादातर फिल्मों में देखी हुई है, या थोड़ा बहुत किसी कॉलम में स्टडी बुक्स में हमने पढ़ा है कि शहीद थे, उनको फांसी दी गई, उन्होंने बम कांड किया था। इसके आगे पीछे उनके राजनीतिक चिंतन, उनके परिपक्व चिंतन के बारे में कभी कोई चर्चा ही नहीं सुनने में आती। तो अब वे पत्र जो भगत सिंह ने ट्रिब्यूनल के पुनर्गठन पर लिखा था कमिश्नर को, वह है कमिश्नर विशेष ट्रिब्यूनल लाहौर षड्यंत्र केस लाहौर। श्रीमान जी, जबकि ट्रिब्यूनल के 2 अध्यक्षों को हटा दिया गया है या वे हट गए हैं और 2 नए न्यायाधीश उनके स्थान पर नियुक्त कर दिए गए हैं, इसलिए हम अपना स्पष्टीकरण दर्ज कराना आवश्यक समझते हैं ताकि हम अपना पक्ष स्पष्ट कर सकें और किसी भी प्रकार की शंकाएं पैदा होने से बचा जा सके। तो उन्होंने हर एक छोटी मूव जो सरकार ने ली उसका स्पष्टीकरण भगत सिंह साथ साथ देते चले ताकि उनके चरित्र का हनन न किया जा सके। 12 मई 1930 को न्यायाधीश कोल्डस्ट्रीम ने, जो कि अध्यक्ष भी हैं, एक अदालती आदेश पास किया जिसके अंतर्गत हमें अदालत में हथकड़ियां पहनाने का आदेश दिया गया। इस आदेश का पालन कराने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए भी कहा गया। जबकि यदि आप अजय देवगन स्टारर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखेंगे, कल रात को बैठकर मैंने पूरी फिल्म देखी है, सारी रात जग के, एक बार नहीं 2 बार पूरी फिल्म देखी है, ताकि कोई बारीकी यहां पर जब मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो मिस ना हो जाए। उसमें भी इस बात की चर्चा है कि किस प्रकार बल प्रयोग किया जाता है, और अजय देवगन जो है भगत सिंह की भूमिका निभाते हुए ये बोलते हैं कि अदालत है और यहां पर किसी को हथकड़ियां नहीं पहनाई जा सकती, इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं हो सकता। तो मैं चाहती हूं कि यदि आप उस फिल्म को अब जाकर देखेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी थी, कई साल हो गए और मैं तो भूल भी गई थी कि उसमें क्या क्या सीन दिए हुए हैं, और कल रात को जब बैठकर 2 बार देखी तो तब उसमें हर चीज, हर बारीकी मैंने नोट डाउन करी।
और जो नोट डाउन किया है वो यहां पर मैं साथ में लिखती चली। जैसे जैसे समय आएगा मैं उस चीज को डिस्कस करती चलूंगी। और भूमिका में बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो उस फिल्म में दिखाई हैं। तो जब पहली बार देखी थी तो मैं बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाई थी उस फिल्म से, लेकिन हाँ, एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी लाइन अच्छी है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन यदि अब आप देखेंगे तो आपको अब तक जो भी हमने भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज में पढ़ा है वो सब उसमें आपको काफी हद तक दिखाई देगा। जस का तस तो नहीं बोलूंगी क्योंकि ड्रामेटाइजेशन भी करना पड़ता है चीजों का, लेकिन बेसिक चीजें जो हैं काफी क्लियर तरीके से रखी गई हैं उस फिल्म में, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसमें अजय देवगन थे। जिन शर्तों पर हम न्यायालय में आने के लिए तैयार हैं वे अगले दिन न्यायालय के समक्ष रखी गई थीं। शर्तें थीं कि या तो अध्यक्ष क्षमा मांगे या फिर उन्हें बदल दिया जाए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उनकी जगह पर एक ऐसे न्यायाधीश को बिठा दिया जाए जो उस आदेश में भागीदार था। 5 हफ्ते तक तो अपराधियों की शिकायत पर विचार करने योग्य ही नहीं समझा गया। तो यहां पर वे बता रहे हैं कि ये एक आई वॉश है कि हमने पुनर्गठन कर दिया है, अब अध्यक्ष जो है वो नए हैं। नए अध्यक्ष भी वो जो 3 बेंचों की जज थी, अदालत में लगी हुई थी, उसी में से किसी एक को आपने उठाकर रख दिया है जो पहले के ट्रिब्यूनल के गठन की जो स्थापना हुई थी उसमें आदेश देने में उनकी साझेदारी थी, हैंडकफ का। तो इसलिए एक आई वॉश है। सरकार की मंशा क्या है ये सब तरफ अब जग जाहिर हो रहा है। वर्तमान ट्रिब्यूनल के निर्माण में दोनों अध्यक्ष और दूसरे न्यायाधीश जो उनके साथ सहमत नहीं हुए थे को बदलकर 2 नए न्यायाधीश लगाए गए हैं, जो पहले भी क्या नाम है, आगा करके, जिनका नाम है जस्टिस आगा हैदर, उन्होंने कार्रवाई पर अदालत की साइन करने से मना कर दिया था, उन्हें बदल दिया गया। इस तरह एक न्यायाधीश को जो उस आदेश में भागीदार था, क्योंकि आदेश बहुमत के आधार पर दिया गया था, ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसी स्थिति में हम पुरजोर ये कहना चाहते हैं कि न्यायाधीश कोलस्ट्रीम से व्यक्तिगत स्तर पर हमारा कोई शिकवा नहीं था और न ही शिकायत थी। हमारे विरोध का कारण तो न्यायाधीश कोलस्ट्रीम की ओर से पास किया गया बहुमत का आदेश है और उसके साथ हमारे साथ हुआ दुर्व्यवहार है। न्यायाधीश कोलस्ट्रीम और न्यायाधीश हिल्टन का हम सम्मान करते हैं, जैसा कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का किया जाना चाहिए। हमारा रोष एक विशेष आदेश के विरोध में था, जिसके कारण ट्रिब्यूनल, जो कि उस आदेश के लिए जिम्मेदार है, कि अध्यक्ष से क्षमा मांगने की मांग की गई थी। तो बहुत वैचारिक स्पष्टता भगत सिंह के पत्रों में दिखाई देती है। वे जो सोचते हैं वही कलम से कागज पर उतारते हैं। तो वे यहां साफ साफ कह रहे हैं कि सारी लड़ाई जो है वो किसी से व्यक्तिगत रोष के चलते नहीं है, वे सीधा सीधा व्यवस्था यानी कि सिस्टम से हम लड़ रहे हैं। तो उसमें आप किसी भी चीज, व्यक्ति को बदल भी देंगे तो भी ये रोष कम नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं। अध्यक्ष को हटा देने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अब जज हिल्टन, जो उस आदेश में शरीक थे, न्यायाधीश कोलस्ट्रीम के स्थान पर अध्यक्षता कर रहे हैं। हम तो केवल ये कह सकते हैं कि बदली हुई स्थितियों ने अब जख्म पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। आपके भगत सिंह बी के दत्त 25 जून 1930। तो 1930 का जिक्र है ना, तो तकरीबन ये उस समय 22 साल के रहे होंगे। और 22 साल की छोटी सी उम्र में इतनी वैचारिक स्पष्टता बहुत विरले लोगों के पास ही हो सकती है, जो भगत सिंह के पास थी। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। इनफैक्ट हर एपिसोड में बताते चलिए, क्योंकि इस पुस्तक को इस मंच से, अंबेडकर नामा के, पढ़ने का मकसद आपको एंटरटेन करना नहीं है, आपको एजुकेट करना है। यदि भगत सिंह के विचार मैं न्याय संगत तरीके से और स्पष्ट तौर पर आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगी, तो इस पुस्तक को इस मंच से पढ़ने का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जहां पर जो चीज आपको समझ ना आए या आपको लगे कि मैं एक बार उस चीज की पुनर्व्याख्या कर दूं, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, जिससे कि इस पुस्तक को
आपके सामने स्पष्ट तौर पर रखने में मैं सक्षम हो सकूं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करती हूं। अगले एपिसोड में जल्द भेंट होगी, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।